बेटे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने पिछले दिन आपको ये बताया कि जैसे आपके पास इस तरह का मॉलिक्यूल होता है कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगता है तो हमने बोला एक तो इसके बीच का एंगल कितना आ गया 180 डिग्री, उससे भी इसका क्या रिजल्टेंट निकल जाता, 0 निकल जाता। बट ऐसे भी हमें समझ में आता कि यहाँ पे और यहाँ पे ये वेक्टर्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक, इस वजह से यहां पे हमारे पास क्या होगा, जीरो डायपोल मूवमेंट होगा। ये क्लियर था कि ये यहां पे क्या होगा, जीरो डायपोल मूवमेंट होगा। बोलो यहीं पे छोड़ा था लास्ट में आपको। अब इसी से आगे चलते हैं। देखो बेटा कंपटीशन में क्वेश्चन आया, प्लीज ध्यान देंगे। ये जो नीट है उसमें ये क्वेश्चन आया, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। ठीक, और हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है इसको बोलेंगे डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये होगा पैरा डाइसाइनोबेंजीन। ठीक, ये होगा पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन, और ये होगा पैरा डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन बोल दो, या इसको बोलते क्यूनोल। क्या बोल देते हैं, क्यूनोल। अब ये पूछा, बोला इसमें से पोलर कौन। अब अकॉर्डिंगली अगर हमारी थॉट चलेगी तो हमारी तो वही कहेगी कि तो सारे पैरा वाले हैं और इनकी डायपोल मूवमेंट क्या हो जानी चाहिए, कैंसिल हो जानी चाहिए। तो इसमें पोलैरिटी कैसे आएगी भाई। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बेटे, अगर हमारे पास ये जो एटम लगे हुए हैं वो अगर ऐसे हो कि यहां पे प्लेनैरिटी हो, क्या हो, प्लेनैरिटी हो, एक ही प्लेन में हो, तब तो डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहां तो एक ही एटम लगा, तो एक एटम का तो कोई प्लेनैरिटी से मतलब है ही नहीं, एक एटम तो एक ही जगह पे होगा, इसमें तो कोई मतलब था ही नहीं। इसका डायपोल और इसका डायपोल आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब हम सीएन की बात करते हैं तो सीएन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना बेटा, तो सीएन का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ऐसे। गॉट इट और नॉट, समझ में आई। ये भी sp हाइब्रिडाइज हो गया ना कार्बन, यहां पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp, तो sp तो सेम प्लेन में होगा, sp तो सेम प्लेन में होगा। इसलिए इसका डायपोल भी बच्चों ये वाला डायपोल और ये वाला डायपोल आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, अब जब हम इसकी बात करते हैं नाइट्रो की, तो नाइट्रो जो होता है वो इस तरह का ग्रुप है बेटा, इसमें आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है। कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेटा sp2 भी कैसा होता है, प्लेनर होता है ना, प्लेनर। तो ये भी प्लेनर होता है, तो इसका डायपोल मूवमेंट भी हमारे पास क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं ना बेटा, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ठीक, वो हमारे पास लोन पेयर कंटेन करती है। क्या कंटेन करती है, लोन पेयर। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास यहां पे O और यहां पर H, यहां पे O यहां पर H, और ये दो लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो बेटे, ये हो सकता है कि इसका और इसका आपस में डायपोल कैंसिल हो जाए, पर क्या इस बॉन्ड का डायपोल क्या ये कैंसिल आउट होगा, क्योंकि अब ये प्लेन में नहीं है, अब ये प्लेन में नहीं, ये आउट ऑफ प्लेन है। और देखो इसका डायपोल इधर जा रहा है और इसका डायपोल भी इधर जा रहा है, क्या ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। इसका मतलब इसका mu 0 नहीं होगा और ये चीज क्या हो जाएगी, पोलर हो जाएगी। तो सर हमें कैसे से पता चलेगा। अरे बहुत सिंपल बात, मैं आपको बता देता हूं। अगर बेटा बेंजीन के ऊपर नीचे लगे हुए एटम जो हो उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हो, क्या हो, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हो, तो वो पोलर होगा। अगर उसमें सिर्फ लोन पेयर है तो भी पोलर नहीं होगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो भी पोलर नहीं होगा। जैसे इसमें सिर्फ लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर नहीं है ना, और सिर्फ लोन पेयर है, तो ये नॉन पोलर होगा। इसमें सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। इसमें सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा।
बेटा इसमें बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है। ठीक, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, तो ये एक दूसरे को रिपेल ज्यादा करेंगे, तो उसकी वजह से इसकी रिपल्शन से ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं रहता। इस वजह से इसका डायपोल भले ही कैंसिल हो जाए, पर इस बॉन्ड का डायपोल कैंसिल नहीं होने से ये मॉलिक्यूल पोलर रहता है, हालांकि देखने में हमें कैसा लगता है, नॉन पोलर। सिमिलरली अगर मैं तुमसे ऐसा पूछ लूं कि मान लो मेरे पास ये है CCl3 और यहां पे CCl3, ठीक है जी, और दूसरी जगह बोल दूं यहां पे मेरे पास है SH और यहां पे है SH। अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या इनमें से कोई पोलर है, तो क्या जवाब दे पाओगे तुम लोग? ये पोलर होगा। क्या ये पोलर होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें C के साथ 3 जगह पे क्या लगे, क्लोरीन, और एक जगह जुड़ा। क्या कोई लोन पेयर है? लोन पेयर नहीं है, तो इसका डायपोल क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है बेटा। जबकि इसमें सल्फर के ऊपर क्या रहेगा, लोन पेयर, विच मेक दिस बॉन्ड नॉन प्लेनर, और उसकी वजह से SH बॉन्ड का कुछ रिजल्टेंट बॉन्ड मूवमेंट रह जाएगा, और ये चीज कैसी हो जाएगी, पोलर हो जाएगी। तो बेटा ऐसा नहीं करना कि ये सीधे देखा जी पैरा पे है और बोल दिया नॉन पोलर है, नहीं बेटे ऐसे नहीं करना है। पैरा पे 2 सेम ग्रुप लगे होंगे, उस पे अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होंगे तो डेफिनेटली बेटे हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, पोलर। और दूसरी बात, अगर यहां पे कहीं पर अलग अलग ग्रुप लगे होंगे, यहां तो सेम की बात कर रहे हैं ना, अगर मान लो हमारे पास ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं, यहां पे X होता है, यहां Y होता है, तब वो डेफिनेटली पोलर है, तब वो डेफिनेटली पोलर है, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग अलग होंगी, तो ये पूरा डायपोल कभी भी कैंसिल नहीं होगा। और कई बार तो इसकी पोलैरिटी और 2 से भी ज्यादा हो जाती है, वो जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, आर इफेक्ट पढ़ाऊंगा, तभी समझा पाऊंगा कि कई बार क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं यहाँ पे ओ खींच नहीं रहा होता इलेक्ट्रॉन, यहाँ दे रहा होता है, तो वो आगे जाके ऑर्गेनिक में समझ में आएगा। बट अभी सिर्फ ये समझ लो कि अगर यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप है ना, तो वो डेफिनेटली क्या रहेगा, पोलर रहेगा, उसका डायपोल मूवमेंट ग्रेटर देन 0 रहेगा। डायपोल मूवमेंट 0 पैरा पे कब हो सकता है, जब दोनों साइड ग्रुप क्या हो, सेम हो, और उसमें या तो सिर्फ क्या हो, लोन पेयर, या तो सिर्फ क्या हो, बॉन्ड पेयर, दोनों चीजें इकट्ठी ना हो, तो वो हमेशा नॉन पोलर रहेगा। बोलो क्लियर है? मैंने सिंप्लीफाइड करके तुम्हें बता दिया है। ठीक, देयर आर मोर फैक्टर्स टू इट, और भी बड़े सारे फैक्टर है इसमें बेटे। ठीक, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे, बट येट एक आधा एग्जांपल और तुम्हें देता हूं मैं, ठीक, ताकि आपको एक्चुअली तुम्हें अभी एक कई सारी चीजें पढ़नी है, तो वो चीजें आगे फ्यूचर में आएंगी, बट थोड़ा मैं आपको डिस्कस कर देता हूं ताकि इसमें दिक्कत ना रहे बेटे। मान लो हमारे पास यहां पे F लगा है और यहां पे OH लगा है, क्या लगा है, OH, ठीक है बेटा, या फिर हमारे पास यहां पे बेटा जी F लगा है और यहां पे भी F लगा है, ठीक है जी, और बेटा जी हमारे पास यहां पर CH3 लगा है और यहां पे CH3 लगा है। ठीक, अब मेरे को ये पूछ लेते हैं कि इसमें पोलैरिटी किसकी ज्यादा है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें आगे पढ़ने को आएगी, अभी इसमें मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट इन 3 को मैं जरूर कंपेयर करना चाहूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। या मैं इधर ना ऐसा करता हूं, CH3 की जगह, इसकी जगह यहां पर कुछ और लगा देता हूं, ठीक, सिर्फ क्लियर करने के लिए, बाकी तो ये ऑर्गेनिक में ज्यादा क्लियर होगा। देखो बेटे ये तीनों चीजें और 2 पे हैं, है कि नहीं? इन तीनों के बीच में एंगल थीटा मान लो सेम होना चाहिए, पर एक्चुअली सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? यहां पे इस H और इस F में अट्रैक्शन होती है, जिसको आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से। क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये खींचता है इसको, ये अपने पास लाता है, तो ये वाला जो थीटा होगा, यहां वाला जो थीटा हो जाएगा, वो थीटा थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, ये थीटा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, ये थीटा कम हो जाएगा। और वहीं पर बेटे हमारे पास फ्लोरीन तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन क्लोरीन बड़े होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, थीटा थोड़ा बढ़ जाएगा। मान लो अगर मैंने यहां पे इस एंगल को थीटा मान लिया,
इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो प्यारे बच्चों यहां पे एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन थीटा हो जाएगा, और यहां पे एंगल जो होगा वो मोर देन थीटा हो जाएगा। और आपको पता है एंगल बढ़ने से रिजल्टेंट डायपोल कम हो जाता है। मोर इज द एंगल, लेसर इज द डायपोल। बाकी किसका डायपोल ज्यादा वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे अपन, वो आगे आएगा बेटा, तो मैं आपका डिस्कस करूंगा जब आपको आर इफेक्ट पढ़ा दूंगा, क्योंकि ऐसे आपको पता नहीं चलेगा ना कौन विड्रॉइंग है कौन रिलीजिंग है, ठीक। तो वो ऑर्गेनिक की बात है। पर यहां पे एक स्पेशल कंडीशन के हिसाब से सोचा जाए तो जिसका छोटा होता है, जिसका आपके पास थीटा क्या होता है, छोटा होता है, उसकी डायपोल क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां पे डायपोल ज्यादा होनी चाहिए, यहां डायपोल कम, और यहां और भी कम होनी चाहिए। तो इस तरह से करके कई बार जो ऑर्थो पे लगे ग्रुप है उनकी इंटरैक्शंस होती हैं। इंटरैक्शन का मतलब क्या है, उसमें कभी कभी अट्रैक्शन होती है, कभी कभी रिपल्शन, उससे एंगल में फर्क पड़ जाता है। और सर आप बोलोगे कि कहां पे क्या होता है, तो वो लेटर ऑन धीरे धीरे समझ में आता रहेगा कहां पे क्या होता है, ठीक। हम सिर्फ एक एग्जाम्पलिफिकेशन यहां पे इसलिए किए कि कल को जब भी मेरे पास ये आए तो आपका दिमाग क्वेश्चन में चले तो सही ना, कि भाई एंगल थीटा से कम भी हो सकता है, एंगल थीटा से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लेंगे या स्टीरिक रिपल्शंस पढ़ लेंगे या फिर आर इफेक्ट पढ़ लेंगे तो हम इजीली बता सकेंगे कि किस में डायपोल मूवमेंट बढ़ रहा है, किस में कम हो रहा है। बोलो यहां तक क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना, अगर इंट्रैक्शन हुई और दो में तो थीटा थोड़ा कम हो जाता है, ज्यादा कम तो नहीं हो सकता पर थोड़ा कम हो जाता है। और अगर रिपल्शन हुई थीटा थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज्यादा ये नहीं बढ़ सकता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होएगा बेटा, ये नहीं होगा कि बहुत ज्यादा एंगल, ऐसे तो हो नहीं सकता कि वास्ट हो जाए, थोड़ा सा ही फर्क होगा। बोलो क्लियर। पर ऐसे केस में अब इंटरेक्शन कहां होगी, आज ही आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटे अगली बात हम करेंगे, जैसे हमने पोलैरिटीज प्रिडिक्ट की, किसकी, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। बेंजीन पे दो दो ग्रुप लगे थे, ऑर्थो पे भी देखा, मेटा पे भी देखा, पैरा पे भी देखा, और पैरा पे स्पेसिफिकली देखा, ऑर्थो पे स्पेसिफिकली देखा। ऐसी ऑर्गेनिक में एक और चीज आती है बेटा, सिज एंड ट्रांस। क्या आता है, सिज एंड ट्रांस। तो प्रिडिक्टिंग डायपोल मूवमेंट से बेटे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्टिंग सिज एंड ट्रांसफॉर्म्स। बेटा पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि सिज और ट्रांस होता क्या है, ठीक है। सिज और ट्रांस होता क्या है, प्लीज इधर ध्यान देंगे। मान लो एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये एक मॉलिक्यूल मेरे पास है, ठीक है बच्चे। अब एक फटाफट से मेरे को बात बता दो कि ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, क्या इसकी sp2 होगी, और क्या इसकी, ये क्लियर है। और sp2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या इसका मतलब ये है कि यहां पे ये वाला जो C है उसका एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, ऐसे ही एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, तभी तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा ना बेटा, तभी तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। देखो ये ट्राइगोनल बना कि नहीं बना, ऐसे ये ट्राइगोनल बना कि नहीं बना। अब मान लो यहां पे इस कार्बन पे दो चीजें लगी है, एक लगा H और एक क्या लगा है, CH3, दो चीजें लगी है। अब ऐसा हो सकता है कि इस कार्बन का CH3 ऊपर हो, H नीचे हो, ये पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है दूसरी साइड का CH3 भी ऊपर और H नीचे हो, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अगर सेम ग्रुप एक ही साइड को होते हैं ना तो इसको बोल देते हैं सिज फॉर्म। क्या बोल देते हैं, सिज फॉर्म। और दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि मान लो इसका CH3 ऊपर है और इसका H नीचे है, बट यहां वाला H ऊपर है, यहां वाला CH3 नीचे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। अब ये अगर पॉसिबिलिटी होती है तो दो लाइक ग्रुप क्या आ गए, ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब ट्रांस, ट्रांस से नाम से समझ में आता उल्टा, तो यहां पे एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। बोलो क्लियर हो गया। सिज क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया। तो सिज और ट्रांस में क्या होता है, लाइक ग्रुप्स अगर एक ही साइड को होंगे, लाइक ग्रुप्स ऑन सेम साइड, ग्रुप्स ऑन सेम साइड, अगर लाइक ग्रुप्स सेम साइड पे होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिज बोलेंगे। और अगर लाइक ग्रुप्स ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट होंगे
तो बेटे हमारे पास उसको क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्म बोल देंगे। बेटा ऐसा भी ये देखो, ऐसा हो सकता है कि ये दो ग्रुप अलग अलग हो पर ये सेम हो, कोई दो कार्बन, दो अलग अलग कार्बन पे कोई सेम ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको ट्रांस या सिस में डाल सकते हो तुम लोग। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें ध्यान दें तो अगर मान लो मैं बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है, ठीक, और मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है, क्या इस डायपोल में कोई कैंसिलेशन नजर आ रही है? नहीं आ रही है। पर अगर मैं मान लो ऐसा बोल देता हूं ये यहां दे रहा है और ये यहां दे रहा है, तो क्या कैंसिलेशन नजर आ रही है ना, थोड़ी बहुत। तो इसका मतलब ये होता है कि जनरली सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस। जनरली सिस जो होता है वो मोर पोलर देन ट्रांस होता है। अब दो बातें सुन लो, ठीक। नंबर 1, मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि ट्रांस नॉन पोलर होता है, मैंने कहीं ये नहीं कहा ट्रांस नॉन पोलर होता है, वो बहुत लेस पोलर हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। अगर यहां पे दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, सेम, तब तो वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। 100% नॉन पोलर नहीं पर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। हां, अगर इस तरह का ट्रांस कोई बनता, मान लो CH3C डबल बॉन्ड CH और यहां C2H5, अब दो ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये कभी भी नॉन पोलर नहीं हो सकता। इसका mu इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि दो ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट है। ट्रांस तो इसके हिसाब से देख लिए अपन, H एक दूसरे से ऑपोजिट है तो उसको ट्रांस बोल दिए ना, ठीक। लेकिन ये दो ग्रुप अलग अलग है तो इनकी रिलीजिंग पावर भी अलग अलग होगी, तो उस वजह से ये पूरा डायपोल कैंसिल कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां तो mu इज ग्रेटर देन 0 और यहां हो सकता है mu इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो इसको नॉन पोलर ही बोल देते हैं जनरली, है ना। बट मैं बता दूं ट्रांस इज एक्चुअली नॉट नॉन पोलर, नियर टू नॉन पोलर। समझ में आई बात? क्लियर? तो हां, अगर रिस्पेक्टिवली पूछते हैं कि इनमें पोलर कौन है तो हम बोलेंगे जी सिस ज्यादा पोलर है, दूसरे नंबर पे कौन है, ट्रांस ये वाला पोलर है, तीसरे नंबर पे ये सबसे कम पोलर है, यहां नॉन पोलर बोल दिए। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पहली बात तो ये है कि ये कभी नहीं बोला सर ने कि ट्रांस नॉन पोलर होता है, सिर्फ ये बोला कि सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस, सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस। तो जैसे हमारे को दो आइसोमर दे दिए, इनको आइसोमर्स बोलते हैं, ये दोनों क्या हैं, आइसोमर्स। ये दो आइसोमर दे दिए, बोला जी प्रिडिक्ट करो एक का mu इतना है, एक का mu इतना है, तो बताओ कौन सिस है कौन ट्रांस है। जिसका mu ज्यादा होगा वो सिस होगा, जिसका mu कम होगा वो ट्रांस होगा। बोलो यहां तक क्लियर? पर यहां सर ने एक और शगुफा छोड़ा है, दैट इज जनरली। जनरली का मतलब क्या होता है, नॉट ऑलवेज, ठीक। अब नॉट ऑलवेज का मतलब क्या है बेटा, आगे जाके ऑर्गेनिक में आप कुछ कंसेप्ट्स में से सीखोगे। उसमें कई बार क्या होता है कि कोई ग्रुप रिलीजिंग होता है, कोई ग्रुप विड्रॉइंग होता है, तो कई बार हम देखते हैं कि सिस ट्रांस से कई गुना ज्यादा पोलर हो जाता है, तो वो वहीं ऑर्गेनिक में बताऊंगा, अभी वो समझ नहीं आएगा, ठीक। तो सिर्फ एक बात समझ लेना कि जनरली सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस। इन सम केसेस cis may be more polar than that of trans may be more polar than that of cis. In some cases they will be discussed later on, जब कभी वो आएगा, है ना बेटा। और ट्रांस में अगर यहाँ पे ग्रुप अलग अलग है तो वो कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। याद रखना, अगर सिर्फ एल्केन्स हुए, एल्कीन ना हुए एल्केन हुए, तब तो पोलैरिटी है ही नहीं, क्योंकि सारे कार्बन कैसे हो जाएंगे, sp3, तो सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो सभी एक जैसे होंगे। अगर कहीं एल्केन लिखा है वो तो नॉन पोलर है ही है, जब तक कि उसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं लग जाता, क्लोरो फ्लोरो ऐसा नहीं लग जाता। अदरवाइज तो हमारे पास क्या है, अगर सिर्फ प्लेन कार्बन की चेन है, आपको बोला इथेन मिथेन ब्यूटेन, वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा भाई, ठीक। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, अरे सिर्फ क्या है C&H, ऐसे केस में वो क्या होगा, एल्केन्स आर नॉन पोलर। यहां पोलैरिटी क्यों आई थी, क्योंकि बेटे हमें समझ में आता था ये sp3 है और ये sp2 है, तो बेटे एस करैक्टर का फर्क है, एस करैक्टर के फर्क होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया? तो एल्कीन्स में भी पोलर, एल्केन्स आर जनरली नॉन पोलर जब तक वो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है।
अगर एल्केन में कोई और सब्स्टिट्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है, क्लोरीन फ्लोरीन, तब वो जाके पोलर होता है। अगर अनसब्स्टिट्यूटेड एल्केन है तो बेटे वो पोलर नहीं होता है। बोलो क्लियर? तो सिस ट्रांस समझ में आया? और सिस ट्रांस में पोलैरिटी कैसे देखते हैं तो तुम्हारे उसके अंदर ना क्वेश्चन है कुछ बड़े अच्छे अच्छे दिए हुए मैंने, ठीक? तो वो इसी के बेसिस पे है, तो वो क्लियर कर दिया है मैंने यहाँ पर, आप करके देखिएगा, समझ में आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर पूछना ही है। बोलो यहां तक क्लियर? चलो अब ये भी हो गया हमारे पास, इसको भी हमने डिस्कस कर दिया। देखो बेटे, हमने सबसे पहले डायपोल मूवमेंट की एप्लीकेशन में सबसे पहले पढ़ाया परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, है ना जी, या फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका क्वेश्चन भी तुम्हें डाला था मैंने, ठीक? तो आपको सबसे पहले पढ़ाया था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाया था रिजल्टेंट डायपोल कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया कि बेंजीन रिंग पे ओरिएंटेशन कैसे देखते हैं, फिर देखा सिस और ट्रांस कैसे देखते हैं, बीच में हमने एक और पढ़ा था प्रिडिक्टिंग पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय सीइंग शेप। शेप को मद्देनजर रखते हुए पोलैरिटी देखी थी ना बेटा, डायपोल मूवमेंट्स कैंसिल आउट किए थे कि नहीं, है ना? अब एक नई एप्लीकेशन देखते हैं। हमने बोला शेप देख के हम पोलैरिटी बता सकते हैं, शेप देख के पोलैरिटी दिखा सकते हैं। NH3 इज मोर पोलर देन NF3, बोलो कर सकते हैं? तो शेप देख के हम पोलैरिटी डेफिनेटली बता सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही खास बात, हम पोलैरिटी देख के शेप भी बता सकते हैं। तो अब आपको प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्टिंग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, प्रिडिक्टिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करनी है बाय सीइंग डायपोल। हमें डायपोल दे दिया और उसके हिसाब से मैं बोला शेप बताओ। अब इधर सारे बच्चे इधर ध्यान दें, बहुत इजी है यार 2+2 वाला काम। देखो बेटे, अगर मान लो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल AB2 है, क्या है AB2, यानी एक चीज एक लगी है, दूसरी चीज दो लगी है, और मैंने बोल दिया कि इसका mu 0 है, यानी ये नॉन पोलर है, तो आपने बोल देना ये लीनियर है। क्या बोल देना है? ये लीनियर है, क्योंकि इसका डायपोल मूवमेंट, इसका मतलब क्या हो रहा होगा? कैंसिल हो रहा होगा भाई, तभी तो डायपोल मूवमेंट इसका क्या आ रहा है? 0। जैसे पुत्र अगर मैं बोलूं BeCl2, तो प्यारे प्यारे से बच्चों BeCl2 की अगर हम बात करेंगे तो क्या ऐसे होगा कि इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर, और आपस में क्या होगा? कैंसिल आउट, तो mu क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हो तो उसका mu भी क्या होगा? 0। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे BeCl2 हो गया, जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक, इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटे हमारे पास BeCl2 ले लो, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एग्जाम्पल हो सकता है CS2, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल तो AB2 है, पर आपको बोल दिया mu इज ग्रेटर देन 0, मॉलिक्यूल AB2 है पर पोलर है, तो ऐसे केस में पक्का है कि वो बेंट होगा, बेंट यानी V शेप होगा, तभी तो उसके डायपोल कैंसिल नहीं हुए होंगे। ठीक, जैसे कि पानी होता है, तो पानी पोलर क्यों होता है? क्योंकि यहां पर इस तरह से होता है, और इसका डायपोल इस साइड, इसका डायपोल इस साइड, नेट डायपोल अपवर्ड्स किए थे ना आप, तो ये किस लिए? बेंट में है। अगर मान लो लीनियर होता तो इसके डायपोल क्या कर जाते? कैंसिल आउट कर जाते। तो अगर आपका mu इज ग्रेटर देन 0, मॉलिक्यूल AB2, तो बोल देना बेंट है। जैसे एग्जांपल में दे देना वाटर हो सकता है सर, H2S भी हो सकता है सर, एटसेट्रा एटसेट्रा, H2SC भी हो सकता है सर, एटसेट्रा। बोलो क्लियर? तो पहला AB2 का आ गया। AB2 में दो केसेस, या तो नॉन पोलर या पोलर। ठीक है जी, नॉन पोलर है तो लीनियर, पोलर है तो बेंट। इसी तरह से बेटे अगला मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मान लो AB3। AB3, अब AB3 जो है उसका mu बोल दिया भाई ने कि mu जो है वो 0 है, 0 है तो समझ लेना ट्राइगोनल प्लेनर है, 0 है तो समझ लेना ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास है, ट्राइगोनल प्लेनर। और बेटे उसकी ज्योमेट्री वगैरह कैंसिल कर सकते हो ना बाप? तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या ले लोगे? BF3 हो गया, BCl3 हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर?
वहीं पर अगर मान लो mu हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक, तो पसूड़ी पड़ गई कि अब हमारे पास क्या हो गया कि पोलर है और AB3 है। बेटा देखना अपने दोस्तों की कॉपियों में सिर्फ एक चीज बताई होगी, मैं आपको दो बता रहा हूं, ध्यान देना। अगर आपके पास mu ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर mu ग्रेटर देन 0 मॉलिक्यूल AB3 हुआ, तो बेटा लोन पेयर देखना। क्या देखना? लोन पेयर। ऐसे केस में अगर एक लोन पेयर होता है, ऐसे केस में अगर एक लोन पेयर होता है तो बोलना पिरामिडल है। क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। जैसे एग्जाम्पल हो गया क्या? एग्जाम्पल हो गया NH3, एग्जाम्पल हो गया NF3, ठीक, एग्जाम्पल हो गया PCl3, ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर मान लो ये केस किसने डिस्कस ही नहीं करना। मान लो अगर आपका दो लोन पेयर आ जाते, ठीक, मान लो हमारे पास दो लोन पेयर आ जाते, मॉलिक्यूल AB3 है, डायपोल मूवमेंट ग्रेटर देन 0 है, यानी पोलर है, पर एक लोन पेयर नहीं है, दो लोन पेयर है। ऐसे केस में बोलना टी शेप है। क्या बोलेंगे? टी शेप है, ठीक। जैसे एग्जांपल हो गया ClF3। क्या ClF3 का डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो सकता है? ClF3 ऐसा होता है टी शेप, अभी तो तुम पढ़ ही चुके हो, ठीक। वैसे तो टी को हम बोलते हैं हल शेप, है ना, ठीक है जी। तो हमारे पास चलो इसका डायपोल हम जबरदस्ती काट देते हैं, इसका डायपोल थोड़ी कट जाएगा इससे, बॉन्ड मूवमेंट से एटॉमिक मूवमेंट पूरी तरह कैंसिल तो नहीं होती। इसका रिजल्टेंट एटॉमिक मूवमेंट यहां आएगा कि नहीं आएगा? पर रिजल्टेंट एटॉमिक मूवमेंट विल नॉट कैंसिल बॉन्ड मूवमेंट फुली। समझ रहे मेरी बात? वो तो थोड़ा बहुत होता है, तो इसका मतलब पोलैरिटी तो इसमें है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जहां मॉलिक्यूल AB3 हो, अगर वो नॉन पोलर है तो समझ में आ गया ट्राइगोनल प्लेनर है। अगर वो पोलर है तो फिर कान खड़े हो जाने चाहिए। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वेदर उसमें एक लोन पेयर है तो क्या बोलोगे? पिरामिडल। दो लोन पेयर है तो क्या बोलोगे? टी शेप। बोलो समझ में आई? आगे चलते दोस्तों। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल AB4 है, AB4 है, और अब हमारा mu 0 है, तो बेटे इसमें mu 0 में दो पंगे, ठीक। क्या? एक तो सबसे पहली बात रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री मतलब नो लोन पेयर, ठीक, 0 लोन पेयर। AB4 mu 0 लोन पेयर 0, रेगुलर ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, सिंपल टेट्राहेड्रल। बोलो समझ तो नहीं आ रहा है? अच्छा चलो, नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास CCl4, SiCl4 एटसेट्रा है ना जी, क्लियर। ऑन दी अदर हैंड अगर यहां पे हमारे पास AB4 तो है और mu 0 भी है, पर उसके साथ साथ ये भी बोल दिया कि हमारे पास दो लोन पेयर है, एक वाला हो नहीं सकता इसमें। एग्जाम्पल वही दूंगा जो हो सकते हैं। तो इसमें दो लोन पेयर, तो ऐसे में समझ लेना कि ये स्क्वायर प्लेनर है। अगर मैंने तुम्हें लिख के कभी नहीं बताया तो जिंदगी में दिमाग में आना भी नहीं था, ठीक। तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल क्या होगा? XeF4। स्क्वायर प्लेनर में तो कैंसिल हो ही जाता है। जैसे बेटा XE, यहां पे F, यहां पे भी F, यहां पे भी F, यहां पे भी F, यहां पे गुब्बारा, यहां पे भी गुब्बारा, ठीक। इसका इसके साथ कैंसिल कर दो भैया, इसका इसके साथ कैंसिल कर दो, और गुब्बारे को गुब्बारे से फोड़ दो, ठीक है जी। तो हमारे पास नेट डायपोल मूवमेंट क्या आ गई? 0 आ गई, ठीक। तो बेटा अगर AB4 है और वो नॉन पोलर है तो पंगा है दोस्त, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें लोन पेयर है कि नहीं। अगर तो नहीं है तो क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। और अगर मान लो दो लोन पेयर है तो क्या बोलेंगे? सर अगर एक लोन पेयर हुआ तो बेटा कभी नॉन पोलर नहीं होएगा, ठीक। तो अब वो पोलर होगा। अब मॉलिक्यूल AB4 है और mu ग्रेटर देन 0 है, AB4 mu ग्रेटर देन 0, चीख चीख के बोलना सीसॉ। हाँ देखा देखा था, ठीक। तो हमारे पास एग्जाम्पल आ गया इसका SF4, ठीक, SF4। बेटा सीसॉ में भी कैंसिल नहीं होगा ना बेटा, ठीक। एक साइड का गुब्बारा दूसरी साइड तो है नहीं, तो ऑब्वियसली वो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो AB4 तक समझ में आता है? आगे चलते दोस्तों। अब मान लो मॉलिक्यूल AB5 है, AB5 है,
AB5 है और MU इसका क्या बोल दिया 0, तो बोल देना, बोलना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बात समझ तो नहीं आ रही है? ओके, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है जी। अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का एग्जांपल बोलो, ASCl5 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना जी। वहीं पर अगर मॉलिक्यूल AB5 है, डायपोल मूवमेंट इज ग्रेटर देन 0, तो बोल देना भी स्क्वायर पिरामिडल होगा पक्का, स्क्वायर पिरामिडल। ओ भाइयों, इसके आगे बाई मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी, वो ऑक्टाइडल बन जाता है। अगर कहीं लिख दिया स्क्वायर बाय पिरामिडल, उसका मतलब है ऑक्टाइडल। यहां पे स्क्वायर पिरामिडल, बाई को बाई बाई करना यहां, है ना। तो स्क्वायर पिरामिडल एग्जांपल BRF5, शेप बता रहा हूं बेटा, ठीक, ज्योमेट्री नहीं बता रहे, यहां पर शेप ही प्रेडिक्ट हो रही है। बोलो क्लियर, समझ में आई बात? उसके बाद इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल AB6 है और MU बोलते हैं 0 है, तो क्या बोलोगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम बोलो स्क्वायर बाई पिरामिडल। समझ में आती है बात? और वहीं पे बोला MU इज ग्रेटर देन 0, तो समझ लेना कि ये क्या हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल। क्या हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल। ऑक्टाइडल तो है पर डिस्टॉर्ट हुआ हुआ है बुरी तरह से, इसलिए रिजल्टेंट डेफिनेटली है, जैसे XCF6। तो देखो बेटा, आपको ये समझ में आया कि हम शेप देख के डायपोल बताते थे, पर हम डायपोल देख करके शेप भी बता सकते बच्चों, ठीक। हमें सिर्फ ये देखना है कि खास चीज जो है इसमें, जितनी भी रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं, रेगुलर ज्योमेट्री जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, सारे अटैचिंग एटम सेम होते हैं, उनका डायपोल मोमेंट 0 है। यहां से देख लो भैया, हमारे पास ये देखो जरा, क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है, लोन पेयर नहीं है, और दोनों अटैचिंग एटम क्या है सेम है, तो डायपोल मोमेंट क्या है 0। यहां पे क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है, और सारे अटैचिंग एटम क्या है सेम है, तो भी डायपोल मोमेंट क्या है 0, ठीक। यहां पे देखो, क्या लोन पेयर है? नहीं है, अटैचिंग एटम सेम है। तो प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रख लो कि अगर हमारे पास लोन पेयर नहीं होते हैं और अटैचिंग एटम हमारे पास सेम होते हैं, उनको रेगुलर ज्योमेट्रीज बोलते हैं। जहां पे लोन पेयर होते हैं उनको इर्रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। इर्रेगुलर ज्योमेट्री पोलर भी हो सकती है, इर्रेगुलर ज्योमेट्री नॉन पोलर भी हो सकती है, बट जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो पक्का पक्का कैसी है नॉन पोलर। रेगुलर ज्योमेट्री जहां पे लोन पेयर नहीं है, पक्का पक्का कैसा है नॉन पोलर। जैसे कभी आपके पेपर में मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि विच हैज परमानेंट डाइपोल। अब बच्चा ही सोच रहा परमानेंट डाइपोल, अरे कुछ नहीं यार, परमानेंट डाइपोल मतलब डाइपोल मोमेंट किसमें है भाई, ठीक, कौन पोलर है। तो भैया पहले तो देख लो लोन पेयर है, लोन पेयर है तो आगे हम बात करेंगे। अब लोन पेयर हो गया, अटैचिंग एटम क्या हो गया सेम हो गए, तो भी अटैचिंग एटम डिफरेंट हो गए, तो भी पोलैरिटी। पर अगर लोन पेयर नहीं है तब तो पक्का ही नॉन पोलर है। समझ में आई? और ये जो क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया था इसी पे तो था, ठीक। नहीं, ये उसकी जरूरत नहीं थी, वो मैं करवा चुका था क्लास में, शेप से तुम्हें पोलैरिटी निकालनी सिखा चुका था। ये नहीं कि आज पढ़ा रहा हूं तो क्वेश्चन आना चाहिए था, ऐसा नहीं है, वो आपको पहले आना चाहिए था। शेप पढ़ाने के बाद मैंने पोलैरिटी निकालनी सिखा दी थी, ये तो उसका शॉर्टकट हो गया कि अगर हमें पोलैरिटी पता है तो शेप भी निकाली जा सकती है। बोलो क्लियर? तो ये था बेटा डायपोल मूवमेंट एंड इट्स कंसीक्वेंसेस और एप्लीकेशंस। हालांकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यू विल लर्न विद द टाइम, ठीक, केमिस्ट्री इज ऑलवेज अ डेवलपमेंट, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आपको और आती चले जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा प्रतीक जी ने मेरे सामने साइट किया, ठीक है, तो वो क्वेश्चन डायपोल मूवमेंट का ही क्वेश्चन था, ठीक, और उसमें अमोनिया और HF को लेकर डिस्कस किया था। तो अमोनिया और HF में से ज्यादा पोलर कौन है? अब सोचा जाए तो H और F जो होता है वो ज्यादा पोलर होना चाहिए, बट आंसर में आपको अमोनिया ज्यादा पोलर दिया था, ठीक। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक। उसमें क्या है कि हमें ये ध्यान में रखना, जैसे मान लो कल को मैं तुमसे पूछूं CH3F और CH3Cl, इनमें से ज्यादा पोलर कौन है? अब हमें लगता है CH3F, है ना बेटा, हमें तो यही लगेगा,
पर हमें गलत लगेगा। क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि mu यानी पोलैरिटी ये दो चीजों का मिक्सचर है, Q इंटू डी। Q यानी चार्ज एंड डी इज डिस्टेंस। हो सकता है यहां चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा चार्ज ज्यादा है, बट फ्लोरीन छोटा भी है। फ्लोरीन छोटा भी है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है? कम भी होता है। इस वजह से इनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और पाया ये गया कि ये इससे ज्यादा पोलर है। हालांकि चार्ज इसमें ज्यादा है बट पोलर ये ज्यादा है, इसमें ऑर्डर ये रह जाता है। अब ये जो ऑर्डर्स हैं ये ग्रेजुअली जैसे धीरे धीरे आगे पढ़ते जाओगे, ये तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। ठीक, जहां पे आपकी एक्सेप्शन होगी वो मैं खुद क्लियर कर दूंगा। ठीक, आप तो नहीं पहचान सकते ना किसका बॉन्ड लेंथ छोटा लूं किसका बड़ा लूं, ऐसा आप तो नहीं पहचान सकते, पर मैं आपको हर वो जगह पे क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे एक्सेप्शन, जैसे ये एक्सेप्शन मैंने तुम्हारे साथ पहले ही शेयर कर दी कि CH3F जो है उसका डायपोल मोमेंट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ CH3Cl। हालांकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका रीजन क्या दे दोगे कि चार्ज तो चलो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है इसमें, तो Q इंटू डी का प्रोडक्ट छोटा हो जाता है। इसलिए मिथाइल फ्लोराइड इज लेस पोलर देन दैट ऑफ मिथाइल क्लोराइड। बोलो क्लियर? पर ये सब जगह मत लगा देना, है ना, और कहीं कल को HF और HCl में लगा दे, नहीं, सब जगह नहीं, जहां मैं बताऊंगा वहीं लगाना, क्योंकि ये तुम्हारे काम का नहीं है ना, मतलब तुम नहीं इसको जज कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे बेस्ड होगा। बोलो क्लियर? तो डायपोल मूवमेंट यहाँ पे रेस्ट देते हैं, आगे बहुत कुछ आता रहेगा, जगह जगह इसके एक्सेप्शंस होंगी, खुद ही पता चल जाएंगे। ठीक, तो एनी हाउ डायपोल मूवमेंट आपने मेरे साथ क्लियर किया। अब डायपोल मूवमेंट के बाद बेटे जी हमारे पास आगे कुछ और चीजें आती हैं। एक तो होता है बॉन्ड पैरामीटर्स। अगर केमिकल बॉन्डिंग में कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा उसको मैं, और नेक्स्ट लेक्चर तुम्हें कम से कम कंपटीशन में 8 नंबर दिलाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक लेक्चर 8 नंबर, ऐसा नहीं होता है, ये किसी किसी लेक्चर में होता है। तो आप अगले लेक्चर की वैल्यू समझिएगा कि अगला लेक्चर जो होगा 8 नंबर का लेक्चर। 8 नंबर जानते हैं, 8000 रैंक ऊपर, 8000 से भी ऊपर। अगर तो आप ऊपर ऊपर वाले उसमें हुए तो 8 नंबर का मतलब 8000 रैंक। अगर थोड़े से नीचे वाले में तो 8 नंबर का 80,000 रैंक भी हो सकता है फर्क। समझ में आई? क्योंकि एक एक नंबर पे 1000 2,000 बच्चा होता है टिका हुआ। समझ में आई? तो 8 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, बट उससे पहले अपन बाकी चीजें खत्म कर देते। तो आज मैं तुम्हें एक और चीज करवाता हूं बेटा, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल बॉन्ड्स। अभी तक हमने क्या किए? केमिकल बॉन्ड्स, और केमिकल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी, केमिकल बॉन्ड्स की हमने क्या किया? थ्योरीज पढ़ी। ठीक, सारी थ्योरीज पढ़ ली, डायपोल मूवमेंट तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल फोर्सेस, फिजिकल बॉन्ड्स। तो सर ने शुरुआत में आपको बताया था कि फिजिकल बॉन्ड्स किसको बोलते हैं। हमने बोला था वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। जहां पे एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होता, ओनली मेयर अट्रैक्शंस होती हैं, उनको फिजिकल बॉन्ड्स कहते हैं। बोलो क्लियर? अब फिजिकल बॉन्ड जो है वो 3 तरह के होते हैं बेटा। ठीक, 3 तरह के होते हैं। एक होती इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये पहली तरह की होती है। दूसरी तरह की होती बेटा जिनको हम बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनको बोलते हैं इंटर आयनिक फोर्सेस, इंटर आयोनिक फोर्सेस। ठीक है, और तीसरी तरह की बेटा जिसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अगर मैं आज हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा करवा पाया तो करवाऊंगा, नहीं तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा। ये पूरा एक स्ट्रेच पे ही करवाऊंगा हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर उतना समय बचा मेरे पास तो, है ना। ठीक, अब देखो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बेटा जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस होती है ना, दे आर कॉल्ड एज टू बी वैन डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वॉल्स फोर्सेस। ठीक है जी, इंटर आयनिक फोर्सेस आर नॉट वैन डर वॉल फोर्सेस, नीदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वैन डर वॉल फोर्सेस। बेटा वैन डर वॉल फोर्सेस उनको बोला जाता है जिनकी बॉन्ड एनर्जी, इनमें बॉन्ड तो होता नहीं, तो हमें बॉन्ड एनर्जी बोलना ही नहीं चाहिए, हमें
इसकी इंटरैक्शन एनर्जी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? इंटरैक्शन एनर्जी। यानी यहां पे बॉन्ड एनर्जी जो होती है उसको रिप्लेस करके हम बोल देते हैं इंटरैक्शन एनर्जी, क्योंकि यहां एक्चुअली बॉन्ड नहीं है। इंटरैक्शन एनर्जी, इंटरैक्शन यानी जो अट्रैक्शंस हो रही होगी उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, इंटरैक्शन एनर्जी। इनकी इंटरैक्शन एनर्जी लगभग 12 किलो जूल तक होती है, लगभग 12 अप्रोक्सीमेटली 12 किलो जूल या उससे नीचे होती है। ठीक, तो उनको वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? ज्यादा से ज्यादा 20 किलो जूल, वो भी अगर इंटरआयनिक फोर्सेस होती हैं। समझ में आई बात? तो खैर वैन डर वाल्स फोर्सेस आगे फर्दर 3 तरह की होती है बेटा। वैन डर वाल्स फोर्सेस आगे, ये हमने 3 पढ़ी है, तो अगली पेज पे ले जाते। वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस आगे 3 तरह की होती है बेटा। पहली जिसको हम बोलते हैं कीजम फोर्सेस, कीजम फोर्सेस। बेटा कीजम फोर्सेस जो होती हैं उसको अगर आप बुक में देखेंगे तो यू विल फाइंड द नेम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। कीजम फोर्सेस आर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, यानी 2 पोलर मॉलिक्यूल की बीच की अट्रैक्शन को कीजम फोर्सेस बोला जाता है। यानी अगर हम ये बोलें कि ये कहां पाया जाता है तो बोलेंगे बिटवीन 2 पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन 2 पोलर मॉलिक्यूल्स, 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती हैं बेटा। जैसे ये एक HCl है और दूसरा भी बच्चों ये HCl है। तो आप बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि हमारे पास इस पे माइनस चार्ज होगा, इस पे क्या होगा? प्लस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो बेटा इस प्लस और माइनस में आपस में अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी? ये जो अट्रैक्शन हमारे पास आई बिटवीन पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एंड नेगेटिवली पोलराइज्ड क्लोरीन, इसको हमने क्या बोला? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। दोनों मॉलिक्यूल पोलर थे तो ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होती है। बोलो क्लियर? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जो है ये इस वजह से है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने ऐसे ओरिएंट करते हैं कि पॉजिटिव के सामने क्या आ जाता है? नेगेटिव, और नेगेटिव के सामने क्या आ जाता है? पॉजिटिव। क्योंकि ये ओरिएंटेशन की वजह से है, इसलिए कीजम फोर्सेस को ओरिएंटेशन इफेक्ट का नाम भी दिया जाता है। इसको ओरिएंटेशन इफेक्ट का नाम भी दिया जाता है बिकॉज दिस इज ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल्स, दैट पॉजिटिव इज फेसिंग नेगेटिव एंड नेगेटिव इज फेसिंग पॉजिटिव। क्लियर? दूसरी बात, ये जो होती हैं ये वीक फोर्सेस तो है, वैन डर वाल्स फोर्सेस आर ऑल वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस, 12 किलो जूल एनर्जी चाहिए यार एक बिस्किट के पैकेट में, इससे ज्यादा एनर्जी। ठीक, तो 12 किलो बहुत कम एनर्जी से टूट जाती हैं, तो वीक फोर्सेस हैं। और ये पाई जाती हैं, हम ये बोले ये अप टू 500 पिकोमीटर तक पाई जाती है। कि अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके बीच का डिस्टेंस 500 पिकोमीटर से बड़ा हो गया तो ये फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अगर 500 पिकोमीटर के अंदर अंदर इसके बीच का डिस्टेंस रहा तो ये फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। बोलो समझ में आया? ठीक, जैसे कि प्यारे बच्चों इसकी इंटरेक्शन एनर्जी ऑब्वियसली कम होगी। इंटरेक्शन एनर्जी मतलब, इंटरेक्शन एनर्जी मतलब एक तरह से बॉन्ड एनर्जी। इसकी इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, तो आप देखो अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ाया तो बेटा पावर 4 के साथ ये फोर्सेस क्या होंगी? डिक्रीज करेंगी। तो एकदम से डिक्रीज होंगी कि नहीं होंगी? सो ऑब्वियसली दीज आर वीक फोर्सेस। तो सबसे पहली बात, कीजम फोर्सेस कहां पाई जाती हैं? जहां 2 परमानेंट डायपोल होते हैं। वो डायपोल सेम भी हो सकते हैं और डायपोल अलग भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है भी HCl HCl और वाटर में भी हो सकता है।
ठीक, HCl, और वाटर में भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना यार, ये कि एक साइड HCl हो, ठीक है जी, और दूसरी साइड टमाटर हो, ठीक, यहां पे नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो भैया यहां पे आपस में कौन सी फोर्स है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ही तो है। सो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन दो पोलर मॉलिक्यूल्स में, दो परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होंगी उसको कीजम फोर्सेस या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बोलेंगे। इसको ओरिएंटेशन इफेक्ट बोलते हैं। ये 500 पिकोमीटर तक पाया जाता है। इसकी इंटरेक्शन एनर्जी R⁴ के साथ डिक्रीज करती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बोलो क्लियर? अभी नेक्स्ट बात, दूसरी तरह की जो हमारे पास बेटा जी यहां पे फोर्सेस आ जाती हैं, वो दूसरी तरह की फोर्सेस हमारे पास होती जिसको हम बोलते हैं डेबाय फोर्सेस। डेबाय फोर्सेस, ठीक, जो डेबाय फोर्सेस है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। क्या बोलेंगे? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ठीक, कि एक तो डायपोल है और दूसरा डायपोल क्या कर दिया गया? इंड्यूस कर दिया गया। जैसे समझो, अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा हुआ कि एक मॉलिक्यूल था जीनोन, ये था जीनोन। जीनोन में इलेक्ट्रॉन सारी जगह इक्वली फैले होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारी जगह इक्वली होंगे, तो ये क्या हो गया आपके पास? ये नॉन पोलर हो गया। ये क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। हो गया ना भाई? और इसके सामने मैंने रख दिया HCl। क्या रख दिया? HCl। HCl में H जो है वो पॉजिटिव है और Cl जो है वो नेगेटिव है। अब ये ऑब्वियस है, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है ये यहां के इलेक्ट्रॉन को सीटियां मारेगा कि नहीं? ठीक, क्लियर? उसकी वजह से यहां वाला जो जीनोन था उसमें पहले पोलैरिटी नहीं थी बच्चों, उसमें पहले पोलैरिटी नहीं थी। हुआ क्या, जब इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड ज्यादा आ गए और इस साइड इलेक्ट्रॉन कैसे रह गए? कम रह गए। ये डायपोल इंड्यूस हो गया जो पहले नहीं होता था। कहते ना बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी, है ना? सो अकेला रहता खुश रहता, अभी इसके साथ आया तो भैया उसने इसको पोलराइज कर दिया, तो ये हो गया। ये क्या था? ये परमानेंट डायपोल था। दिस वाज परमानेंट डायपोल, था कि नहीं? और ये डायपोल पहले नहीं था, ये क्या हुआ? इंड्यूस हुआ। सो दिस इज इंड्यूस्ड डायपोल। तो प्यारे बच्चों, एक परमानेंट डायपोल, दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल। तो ऐसी फोर्सेस जो हैं वो पाई जाती हैं बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर है और दूसरा क्या है? नॉन पोलर है। तो ऐसी फोर्सेस एक पोलर और दूसरे नॉन पोलर में पाई जाती हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस का नाम दे देते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। बोलो क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ओके, उसके बाद चलते आगे दोस्तों। अब इसको हम और क्या नाम दें? देखो भाई, जैसा कि हम ये अच्छे से जानते हैं कि ये जो ये हमारे पास जो बना, ठीक, ये इंडक्शन ऑफ चार्ज की वजह से बना। किसकी वजह से बना? इंडक्शन। फिजिक्स में पढ़ते हो ना इंडक्शन बेटा, तो इसको हम बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्शन इफेक्ट। जैसे उसको ओरिएंटेशन इफेक्ट बोला था, ये इंडक्शन की वजह से है, तो इसको इंडक्शन इफेक्ट बोलते हैं। बोलो क्लियर? अब बेटा अगर मैं बोलूंगा ये इसके मुकाबले वीकर होगी, क्योंकि हम ये तो जानते ही है ना हमेशा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। क्यों जी? चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, चार्जेस का प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स कम होगी। बेटा यहां तो चार्जेस थे तो वहां फोर्स थोड़ी ज्यादा थी, यहां एक जगह चार्ज नहीं था, क्रिएट किया, थोड़ा ही कर सकोगे, इसलिए यहां पे कम होगा, यहां पे ज्यादा। तो ये स्ट्रॉन्गर फोर्स, ये थोड़ी वीकर फोर्स। ऑब्वियसली वीकर फोर्स, तो वीकर डिस्टेंस तक ये पाया जाता है अप टू 250 टू 500 पिकोमीटर। अरे क्या हो गया? उसको हजम नहीं हो रहा, बस बाकी क्या पढ़ा इतना रहा हूं, बच्चे को हजम नहीं हो रहा है यार। सो अप टू 250 टू
500 250 टू 500 पिकोमीटर्स। ठीक, डिस्टेंस और भी पास होना चाहिए। ठीक, और इसकी इंटरेक्शन एनर्जी और भी कम बच्चों। इसकी इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें, इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें तो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5। आर की पावर 5 यानी और भी पावर उल्टी हो गई, मतलब ये 5 गुना कम होएंगी। थोड़ा सा बढ़ाया 5 गुना कम हो गया। समझ में आई बात? यानी बहुत जल्दी टूट जाएंगी, तो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगी। अब आ जाओ तीसरी बात। जब हम तीसरी बात की बात करेंगे, पुराने जमाने में सिर्फ इसी को ही वैन डर वाल फोर्स बोला जाता था। जब मैं पढ़ता था तो इसी को वैन डर वाल फोर्स बोला जाता था। आज इसको बांट दिया हमने। ठीक, तो बेटा इसको हम बोलेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक बेटा, जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, लंदन में नहीं पैदा हुई है, ऐसा मत सोचने का। तो यहां पे क्या है, लंदन डिस्पर्शन लंदन साइंटिस्ट का नाम था बेटा। ठीक, तो यहां पे हमारे पास होगा, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल बस कैसे होगा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि समझ में आ जाए। देखो बेटा, इसमें क्या था, एक जीनोन यहां था और एक जीनोन यहां था। अब दोनों ही जीनोन कैसे थे, नॉन पोलर। पर क्या इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे खड़े रहते हैं बेटा? नहीं रहते। इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन मूविंग, और मूव करते करते हो सकता है कि इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर को आ जाएं। ठीक, और इधर ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, क्लियर? भाई साहब को बोले यार फोन छोड़ दो यार, क्या फर्क पड़ेगा। भाई साहब फोन छोड़ दो यार। ताकि मैं बोलूं नहीं, वो एक अलग बात होती, बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक माय लेक्चर। पर ये कभी नहीं सोचना कि मैं पिछली सीट पे हूं तो सर को दिखता नहीं। सर के दिव्य चक्षु है, समझते हैं? टीचर वही होता है जिसके 6 आंखें होती हैं। ठीक, अब ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं बीच में अपना लेक्चर तोड़ूं, तो मैं काफी हद तक पचा जाता। ठीक, आपकी कई हुज्जतें आप सोचते सर को दिखी नहीं, जैसे मैंने पीठ की, आपने एक दूसरे का चुनते लेनी शुरू कर दी, तो आपको लगता है कि दिख नहीं रहा है। नहीं, ऐसा गलती से भी नहीं सोचना। ठीक, ये होता है कि अगर हांडी का मुंह खुला हो तो कुत्तों को शर्म होनी चाहिए। ठीक, मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, इसको पर्सनली मत ले। ठीक, कहने का मतलब अगर मैंने आपको खुला छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक, चलो बैक टू द वर्क। सो यहां पे बस ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास पोलैरिटी अपने आप क्रिएट हुई। इलेक्ट्रॉन एक जगह पे ज्यादा हो गए, एक जगह पे कम हो गए, बट दिस विल बी ऑन ओनली एन इंस्टेंट। एक छोटे से टाइम पीरियड पे ऐसा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन तो मूव करते ही रहेंगे, करते रहेंगे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन तो मूव करते ही रहेंगे भाई। तो ये एक छोटे से टाइम पीरियड पे क्रिएट हुआ, तो इसको हमने नाम दिया इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल हो गया। और इस इंस्टेंटेनियस डायपोल ने जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आए तो अगले वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया होगा कि नहीं? किया होगा कि नहीं? तो इसने अगले वाले के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी इधर चले गए होंगे, और उसकी वजह से यहां पे क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां नेगेटिव और यहां आपस में पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव नेगेटिव सामने आए तो हुआ क्या, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गई कि नहीं हो गई भाई? अब इस अट्रैक्शन से ये इंस्टेंटेनियस डायपोल एक इंस्टेंट पे बना था, जिसने ये डायपोल क्या किया, इंड्यूस किया, तो ये हो गया इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल
तो प्यारे बच्चों, एक डायपोल जो कि इंस्टेंटेनियस था, दूसरा डायपोल जो कि इंड्यूस हुआ। समझ में आई बात? तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल फोर्सेस रहेंगी। क्लियर हो गई बात? अब ये जो है ऑब्वियसली दो नॉन पोलर में होंगी। जैसे दो नोबल गैसेस मैंने ली हैं, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, उसमें ऐसे ही होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, अभी तक समझ गए हो? कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं ड्राई आइस। क्यों बोलते इसको ड्राई आइस? सूखी बर्फ होती, क्यों बोलते ड्राई आइस? ड्राई आइस सुना है कभी? ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। क्यों बोलते उसको ड्राई आइस? बेटा वो किसी भी कपड़े को गीला नहीं करती, किसी भी सरफेस को गीला नहीं करती, तो उसको ड्राई आइस कहते हैं। क्यों नहीं करती? बेटा गीला तो वो चीज करेगी जो पहले लिक्विड में चेंज होगी। ये क्या होता है, सीधे सब्लिमेट हो जाती है सॉलिड से डायरेक्टली गैस, तो लिक्विड ही नहीं बनेगी तो गीला कैसे करेगी? समझ में आई मेरी बात? इसलिए प्यारे बच्चों इसको ड्राई आइस बोल देते हैं। पर क्यों ऐसा होता है कि सब्लिमेट? क्योंकि उसके अंदर की फोर्सेस वीक है। हमने जबरदस्ती उसको पास तो लाया था, किस तरह से कंप्रेस करके पास तो लाया था, उसमें ऐसे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल बने थे, उससे वो सॉलिड भी हो गया था। अब जैसे हमने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो ये डायपोल्स टूटने लग गए, है ना? टूटने लगे, फोर्सेस कम होने लगी, ये उड़ने लग गया। ठीक, उड़ने लग गया मतलब फोर्सेस कम होने लगी। तो ये जो फोर्सेस है ये हो गई इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, जिसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम दिया गया। जैसे इसको हमने ओरिएंटेशन इफेक्ट बोला, और इसको हमने क्या बोला बेटा? इसको हमने इंडक्शन इफेक्ट बोला। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको डिस्पर्शन इफेक्ट बोल देंगे। डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिस्पर्शन इफेक्ट। अब मुझे मालूम कई बच्चों के दिमाग में ना क्वेश्चन क्या चल रहा होगा कि सर ये तो एक इंस्टेंट पे बना डायपोल है, ये थोड़ी देर में टूट जाएगा तो फिर फोर्स कैसे होएगी? और मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने एक मार्कर पकड़ा है, ठीक है जी, पकड़ लिया। अभी मैंने इसको ना एक सेकंड के लिए ये समझना, ये कोई और होल्डर है जिसने इसको पकड़ रखा है ना। अब मैंने मार्कर ये था, मैंने यूं पकड़ा, ठीक, फिर यूं छोड़ दिया, अब यूं पकड़ा, यूं छोड़ दिया। अब इसको थोड़ा फास्ट करते हैं अपन, है ना? ये पकड़ा, ये छोड़ दिया, पकड़ा, ये छोड़ दिया, और फास्ट करें, पकड़ा छोड़ दिया, पकड़ा छोड़ दिया, पकड़ा छोड़ दिया। अब और भी फास्ट करता हूं। क्या कभी छोड़ा? क्या कभी छोड़ा? क्या होता है कि जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल होता है, इतनी स्पीड के साथ बनते और टूटते हैं, कितना टाइम पीरियड ही नहीं होता कि अलग अलग हो जाए। जैसे मैंने बोला कि मैंने इस मार्कर को इतनी फास्ट पकड़ा छोड़ा, इतनी फास्ट पकड़ा छोड़ा कि एक्चुअली हमें लग रहा है कि कभी भी छोड़ा। अभी तो मेरी स्पीड बहुत स्लो है। मान लो मैं इसको अगर 7000 टाइम्स पर मिनट कर सकता हूं, तो क्या कभी भी मैंने इस मार्कर को छोड़ा होता? और जैसे मार्कर गिरने लगता तब तक दोबारा पकड़ लेता। ऐसे ही डायपोल्स बनते टूटते रहते हैं। एक साइड से बना, दूसरी साइड बना, एक साइड से टूटा, दूसरी साइड बना, दूसरी साइड से तीसरी साइड, ऐसे वो बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए, टूटते चले गए। वो फोर्सेस बनती रहेंगी इतनी क्विक कि उसमें इतना टाइम पीरियड नहीं है कि वो अलग अलग हो सके। हाँ, ऐसे केस में जब मैं ऐसे से कर रहा हूं और तुमने बीच से निकाल दिया तो छूट गया। तो ऐसे में अगर थोड़ी सी भी फोर्स लगाई और ये एक दूसरे से दूर चले गए तो इंड्यूस डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल खत्म हो जाएगा। फिर इंस्टेंटेनियस बन भी गया तो इसको इंड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि फोर्सेस भी तो बेटा इंड्यूस तो तभी कर सकता अगर ये थोड़ा पास होगा। समझ में आई? जब दो बच्चे गंदे गंदे साथ में बैठते हैं, ठीक, तब तो ठीक है, तब तो उनमें कोई इंटरेक्शन होगी। एक अपने घर बैठा, एक दूसरे घर बैठा, तो क्या इंटरेक्शन होगी? तो ऑब्वियसली इसी तरह से इसमें थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ा तो इंटरेक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया? तो इसको डिस्पर्शन इफेक्ट बोला, और ये बहुत 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 वीक है, अप टू 250 पिकोमीटर्स, अप टू 250, यानी इनके बीच का डिस्टेंस 250 पिकोमीटर तक होगा, तब तो ये फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। उससे दूर ले जाओगे ये फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब इसकी इंटरेक्शन एनर्जी की बात करते हैं दोस्तों। इसकी इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें तो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6, 4 5 6। समझ में आया? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तीन तरह की वैन डर वाल्स फोर्सेस हमने देखी, कीजम फोर्सेस, डेबाय फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है जी।
अब अगर मैं इन तीनों में ही डिस्कस करना चाहूं कौन सबसे ज्यादा है, तो बोलो फिर फटाफट से बता दो कौन सबसे ज्यादा है। कीजम फोर्सेस ज्यादा है भाई, उसके बाद डेबाय फोर्सेस, सबसे वीकेस्ट इसमें कौन सी है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक, हाँ जी बेटे बोलिए। बेटे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कभी तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड ज्यादा एक साइड कम हो जाए। नहीं, एज्यूम नहीं, ये तो होगा ही। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, अब मेरा हाथ मूव करता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक साइड पे है ना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो एक साइड पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो गया और एक साइड पे कम हो गया, एक इंस्टेंट पे छोटा सा डायपोल क्रिएट हो गया, बस एक बार क्रिएट होने की देर है। ठीक, हाँ जी बेटा जी। ऐसे नहीं ना बेटा, पास ही वो आएंगे जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नहीं तो पास ही क्यों आएंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो बेटे आगे, ये जो तीनों फोर्सेस हमने पढ़ी, ये तीनों किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो ठीक है, कीजम फोर्सेस सबसे स्ट्रांग है, डेबाय फोर्सेस से वीक है, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे वीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं, देखो अगर मैं ये बोल देता हूं कि मेरे पास एक तो है HCl, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, और एक है हीलियम, बोला इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगा दो। क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगा दो। अरे हम खुशी से लगा देंगे, बोलो लगा देंगे कि नहीं। कैसे लगाएंगे, HCl की सबसे ज्यादा हो जाएगी भाई, उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी, है ना जी। ठीक, हम ऐसे लगा देंगे। पर ये तो चलो नॉन पोलर था, समझ में आता था इसमें कीजम फोर्सेस हैं, पर ये दोनों तो हमारे पास कैसी हैं, नॉन पोलर। ये तो पोलर था, तो इसमें तो चलो कीजम फोर्सेस है। ठीक, इसमें तो कौन सी फोर्सेस है, कीजम, और कीजम जो है वो बाकी फोर्सेस से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हम मान लिए कि चलो ये तो ज्यादा है। पर कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम में कैसे देखें, तो फैक्टर्स किन पे ये वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड करती है। देखो बेटा, फैक्टर्स ऑन विच वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड्स, फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर हो गया बेटा जी जिसको हम बोलेंगे, इसी ऑर्डर में चलना, अगर ऑर्डर किया ऊपर नीचे तो नंबर बिल्कुल पीछे। समझ में आई बात, तो ये बात का ध्यान रखना, ऑर्डर कभी चेंज नहीं करना। सबसे पहले देखना पोलैरिटी, सबसे पहले क्या देखेंगे, पोलैरिटी। ठीक, जहां पोलैरिटी होगी वहां डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी। ठीक, क्लियर, पोलैरिटी देख लेना, तो उससे आपको पता चल जाएगा पोलैरिटी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। अगर मान लो सभी पोलर हैं या सभी नॉन पोलर हैं, तो फिर से आगे चलते हैं। दूसरी चीज हम देखेंगे पोलैरिटी में, बेटा ये नहीं देखेंगे कौन ज्यादा पोलर कौन कम पोलर, ऐसा कुछ नहीं, हमने सिर्फ पोलैरिटी देख ली। जिसमें पोलैरिटी है वो नॉन पोलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वाला है, क्योंकि उसमें कीजम फोर्सेस है। अब मान लो सारे मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी है, तो हम ये नहीं देखने बैठ जाएंगे किसमें ज्यादा किसमें कम है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चार्जेस बहुत कम होते हैं ये, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू चार्जेस इज वेरी लेस। तो इसमें दूसरी चीज देखते बेटा, दूसरी चीज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। वैसे तो तुम्हें बता दूं मॉलिक्यूलर मास नहीं देखना होता, देखना होता है सरफेस एरिया, पर वो तो हमें मॉलिक्यूलर मास से ही पता चल जाता है। अरे जिसका मॉलिक्यूलर मास बड़ा है उसका सरफेस एरिया ज्यादा ही होएगा ना भाई। हाँ जी, अब आप चीकू और वाटरमेलन में फर्क डालोगे तो मास से ही पता चल जाएगा ना भाई, चीकू और वाटरमेलन का मास बराबर तो नहीं होगा यार। तो अगर पहले ही मैं मास ही देख लेता, है ना, मेरे को एक उसमें दे दिया पैक करके, बोला जी इन दोनों में से कौन सा ज्यादा मास वाला है, ज्यादा फोर्सेस वाला है, तो भैया मैं पहले मास देख लूंगा, उससे मेरे को पता चल जाएगा। तो पहले देख लूंगा मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। जैसे कल को, अब ये तो चलो क्लियर हो गया कि HCl इज मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेरे को बोल मरे कि एक HCl है, एक HBr है और एक HI है, कहा जी इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगा दो। क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना, यहां सारे बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर लगाएंगे अपन। ठीक, तो अब पोलैरिटी तो सभी में है, और मैंने बोला ये नहीं देखना ज्यादा पोलर कौन है,
यहां क्या देखना, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास HI का ज्यादा है, उसके बाद HBr। तो भैया HI का बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर देन HBr विच इज मोर देन HCl। HF नहीं लिखा मैंने यहां पर, तो मैंने नहीं लिखना, HF में एक खास केस हो जाएगा, वो आगे देखेंगे अपन। क्लियर? इसी तरह से अगर मान लो मैं तुमसे पूछता कि मेरे पास है फॉस्फीन, आर्सीन, स्टाइबीन, ठीक है जी, और बिस्मुथीन, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर सारे, ठीक है जी, सबका हमें पोलैरिटी है ही, ये दिख रहा है, तो इसमें ये ज्यादा हो गया। कल को मान लो हमारे पास ऐसा था, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है जी, रेडॉन नहीं ले रहे हो, ये रेडियो एक्टिव है यार, कैंसर हो जाएगा, तो अपन इससे चलते हैं ना। तो अगर मैं इसमें चलें तो इसमें हमें क्या देखना है, मोलर मास ही तो देखना है, किसका मोलर मास ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा, बेटा समझ में आती है हमारे को बात। तो मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा होता है तो बेटा वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सर सरफेस एरिया से क्या होता है, देखो बेटा ध्यान से समझना, बहुत इजी है, क्योंकि तीसरी बात हमने देखनी क्या है, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाता है, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाता है तो सरफेस एरिया देख लो भैया, किसका सरफेस, एक्चुअली देखना तो सरफेस एरिया ही चाहिए था, पर वो मॉलिक्यूलर मास ही पता चल गया हमारे को। पर अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए, जैसे प्यारे बच्चों मेरे पास है एक एन पेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन, ठीक, और तीसरा है नियोपेंटेन, और हम ऑर्डर किसका लगा रहे भाई, बॉइलिंग पॉइंट। हम किसका ऑर्डर लगाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट से समझ में आएगा, फोर्सेस पे ही तो डिपेंड है ना। अब सर ये एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये बुला क्या है, अरे भाई सिंपल बात, एन पेंटेन नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, पेंटेन कभी सुना जिंदगी में, है ना, ये एक नॉर्मल पेंटेन है, एन पेंटेन, 5 कार्बन और एल्केन, क्या हो गया, एन पेंटेन। आइसोपेंटेन में इस सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच होती है, तो हमारे पास आया CH3, CH, CH3, CH2, CH3, ये आइसोपेंटेन, ठीक, और नियोपेंटेन जहां दो ब्रांचेस, ठीक, यानी ये नियोपेंटेन। दोस्तों जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये जिगजैग चेन बना के चलते हैं, क्या बना के चलते हैं, जिगजैग चेन, यानी ये जो 5 कार्बन है ना, ये ऐसे थोड़ी दिखाई देंगे हमारे को, अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, 1 2 3 4 5, ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देगा हमारे को, 1 2 3 4 5, क्योंकि हाइड्रोकार्बन फॉर्म जिगजैग चेन्स, ठीक। अब इसमें देखोगे तो इसमें ऐसे होगा, हो गए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, इसमें देखोगे ये ऐसे होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ब्रांचिंग डिक्रीजेस द सरफेस एरिया, ब्रांचिंग जो होती है सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। कभी किससे पूछना मेरे प्यारे बच्चों, ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज क्यों करता है, 99% फेल है इस क्वेश्चन का आंसर देने में, बट इट इज वेरी सिंपल बेटा, विद ब्रांचिंग द मॉलिक्यूल एक्वायर्स द स्फेरिकल एरिया एंड फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, इजंट इट। कितना सौखा आंसर, कि जैसे ब्रांचिंग होती चली जाती है मॉलिक्यूल कैसा बनता जाता है, स्फेरिकल। सी देखो ये मॉलिक्यूल कुछ कुछ ऐसा था, ठीक, ये मॉलिक्यूल कुछ कुछ ऐसा है, और ये मॉलिक्यूल कुछ कुछ ऐसा है कि नहीं। सो विद ब्रांचिंग इट स्टार्ट्स एक्वायरिंग अ स्फेरिकल एरिया एंड फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। तो ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। जनरली सोचते लोग कि ब्रांचिंग हो जाएगी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, बेटा ब्रांचिंग से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो बेटा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, एन पेंटेन का, देन आइसोपेंटेन, देन नियोपेंटेन।
ठीक, सरफेस एरिया कम हुआ तो बेटा वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे। सर क्यों, समझ नहीं आ रहा। बेटा देखो, मैं इस बोर्ड पे एक मार्कर से लिखता हूं, ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसको ऐसे पकड़ सकता हूं, है ना, ऐसे पकड़ सकता हूं, कई तरीके पकड़ने के। ठीक, मान लो मेरे पास छोटी सी मार्करी होती है जी, ये छोटी सी मार्करी है। अब इसको मैं कहां से पकड़ लूंगा, ऐसे ही पकड़ूंगा ना यार, और तो जगह ही नहीं है, तो इसकी कोई इंटरेक्शन साइट्स ज्यादा नहीं है, जबकि इसमें इंटरेक्शन साइट्स क्या थी, ज्यादा। अब मान लो एक मार्करा होता बड़ा सा, दो हाथों से पकड़ पकड़ के लिखता, ओ भैया उसमें पकड़ने की जगह कितनी ज्यादा होती, समझ रहे मेरी बात। तो कहने का सिंपल बात है कि इसमें इंटरेक्शन साइट्स ज्यादा होती है, क्या होती है, इंटरेक्शन साइट्स मोर हो जाएंगी। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है बच्चों, उतनी इंटरेक्शन साइट्स आर मोर। ये सब जो मैं लगा रहा हूं, ये मैं कोई मिलीपीड नहीं बना रहा हूं, ये इंटरेक्शन साइट्स बता रहा हूं। और समझो सर ने वो बना दिया जी कन खजूरा, ऐसा नहीं, ये सारी क्या बता रहा हूं, इंटरेक्शन साइट्स। तो बेटे देखो, जैसे सरफेस एरिया कम, इंटरेक्शन साइट्स कम हो जाती है। ठीक, और अगर हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इंटरेक्शन साइट्स ज्यादा होंगे। तो बेटा सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, तो पहले सबसे पहले क्या देखोगे, पोलैरिटी। जो मॉलिक्यूल पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सिंपल एज दैट। अगर पोलैरिटी सब में है तो भैया मॉलिक्यूलर मास देख लेना, अगर मॉलिक्यूलर मास भी सेम है तो सरफेस एरिया देख लेना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सारी जगह बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इसी बात पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट लेस पोलर या नॉन पोलर, तो उसमें मॉलिक्यूलर मास ही देखा करते हैं अपन। जैसे अगर मैं बोलूं आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो चीख चीख के बोलेंगे ब्यूटेन का, है ना। 4 कार्बन वाला ज्यादा, 3 कार्बन वाला कम, 2 कार्बन वाला और कम, 1 कार्बन वाला और भी कम, क्योंकि कार्बन नंबर बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इंटरेक्शन साइट्स बढ़ेंगी, इंटरेक्शन साइट्स बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर हमारे पास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी। तो जो वेंडरवॉल फोर्सेज हैं वो ये 3 फैक्टर पे होगा, पोलैरिटी वाली सबसे ज्यादा, जिसमें पोलैरिटी है, ठीक। और मैंने बोला कि बाई चांस अगर पोलैरिटी सभी में, तो प्लीज ये मत देखने बैठ जाना किसकी पोलैरिटी ज्यादा है, दैट डजंट मेक अ फैक्टर ओवर हियर। ठीक, वो क्या हो जाएगा, पोलैरिटी में अगर सभी पोलर है तो उसमें आपस में क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि पोलैरिटी का फर्क तब देखते हो जो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, और बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां आएगा नहीं, वो एक स्पेशल केस बन जाएगा जो आगे बताऊंगा। बोलो क्लियर। तो वेंडरवॉल फोर्सेस क्या होती हैं, कैसी होती हैं, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गई। ठीक है जी, अब ये वेंडरवॉल फोर्सेस कैसे डिपेंड करती हैं ये भी समझ में आ गया, कर सकोगे इसको। अब आ जाओ अगला, अगला हमने बोला इंटर आयनिक फोर्सेस, अभी क्या पढ़ी थी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। कई बार तो पेपर में क्वेश्चन ये आ गया कि विच ऑफ देम कंटेन्स वेंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है जी, तो वो हमने देखना मॉलिक्यूल्स के बीच में, किसके बीच में, उसमें आयन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अगर आयन इन्वॉल्व हुआ तो वो वेंडरवॉल फोर्स नहीं है। वो कौन सी है, इंटर आयोनिक फोर्सेस, इंटर आयोनिक फोर्सेस। सो प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चों, इंटर आयनिक फोर्सेस 2 तरह की है आगे। ठीक, ये 2 तरह की फोर्सेस, इंटर आयनिक फोर्सेस, प्लीज सी दिस बेटा। एक होती हैं जिसको बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस बहुत फेमिलियर हो तुम इससे, और बहुत ही सिंपल है। ठीक, आयन डाइपोल यानी एक आयन है दूसरा डाइपोल है। द वेरी सिंपल एग्जांपल इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का नाम सुने हो, है ना भाई। ठीक, अमिताभ बच्चन के नाम क्या दिया, नाम ज्यादा दिखता है, हाइड्रेशन। ठीक, अब हाइड्रेशन जो है ये कैसे होती है, जैसे मान लो एक आयन है सोडियम, सोडियम 1 पॉजिटिव, अब उसके आसपास इकट्ठा हो गया वाटर, वाटर जो है उसमें ये O है और ये H है। ठीक है प्यारे बच्चों,
और इसके अंदर हम यहां पे देख रहे हैं कि इसमें ये पता ही है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव। वो समझ में आता है कि नहीं? वो देखो मैंने गलत बना दिया। यहां नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव और यहां पे भी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव समझ में आता है? अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे इस सोडियम 1 पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीजन में अट्रैक्शन होगी। अब एक चीज आयन है और दूसरी चीज क्या है, डायपोल है। तो ये आयन डायपोल फोर्सेस हुई कि नहीं हुई? ठीक। और ये बन गया Na1 पॉजिटिव एक्वस। क्या बन गया? Na1 पॉजिटिव एक्वस। बोलो समझ में आया? yes, sir. ऐसे ही प्यारे बच्चों, ऐसा भी तो होता है मेरे पास क्लोराइड नेगेटिव हो। ठीक। अब अगर क्लोराइड नेगेटिव है तो पास कौन आएंगे, H आ जाएंगे। ठीक है जी। और हम ये सभी जानते हैं कि H के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव है भैया, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है, विच इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इनके बीच में जो फोर्सेस होंगी, लो जी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये क्लोरीन एक्वस हो गया, क्लोराइड एक्वस। तो इसमें आयन डायपोल फोर्सेस है कि नहीं है? एक आयन था और दूसरा क्या था, डाइपोल। ठीक। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक दूसरी तरह की फोर्स भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल आयन तो है ही है, एक नॉन पोलर चीज है। जैसे इसी सोडियम को ना, इसी सोडियम को गलती से हम डाल बैठे बेंजीन में। किसमें? बेंजीन में। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियस होते हैं, है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो सोडियम है, ये सोडियम इन इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन को सीटियां मारेगा अपनी तरफ की नहीं? तो इसमें डायपोल क्या कर देगा, इंड्यूस, जो कि था नहीं। पर ये हो गया आयन डायपोल फोर्सेस। क्या हो गया? आयन डायपोल फोर्सेस। क्लियर जी? बात समझ में आती है? अब ये फोर्सेस का फैक्टर कौन सा है भाई? ये फोर्सेस का फैक्टर कौन सा है? देखो बेटा, किन फैक्टर्स पे ये फोर्सेस दोनों डिपेंड करती हैं। जैसे वेंडरवॉल फोर्सेस का हमने पढ़ा है ना बेटा, तो इसके कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करती? नंबर 1, साइज ऑफ आयन। क्यों जी? साइज ऑफ आयन। ठीक। स्मॉलर इज द साइज, मोर नियर इज द न्यूक्लियस, मोर इज द अट्रैक्शन, है ना भाई? तो हमें ये पता है कि स्मॉलर इज द साइज, मोर इज हाइड्रेशन। पढ़े ना अभी तक? तो स्मॉलर इज द साइज, मोर इज हाइड्रेशन बोल लो या फोर्सेस बोल लो यहां पर इनमें। जैसे कल को वही वाला क्वेश्चन दोबारा, एक बार पहले भी करवाया है मैंने, कि अरेंज, क्वेश्चन दिया हमें, अरेंज in the order of ionic mobility। ऐसे वाला क्वेश्चन करवाया था तुम्हारे को। बोला सर लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वस, सोडियम 1 पॉजिटिव एक्वस, पोटाशियम 1 पॉजिटिव एक्वस, रुबिडियम 1 पॉजिटिव एक्वस, सीजियम 1 पॉजिटिव एक्वस। तो आपको पता है जो छोटा वाटर में उतना ही मोटा, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा, है ना। तो ये मैक्सिममली हाइड्रेटेड रहेगा, तो भैया इसकी मोबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो मोबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि दिस विल बी मैक्सिमम हाइड्रेटेड। तो प्यारे बच्चों, स्मॉलर इज द साइज, मोर इज हाइड्रेशन या मोर इज forces of attraction over here. Any doubts?
अनायन हमेशा लेस हाइड्रेटेड होता है देन कटायन। उससे क्या होगा? न्यूक्लियस इतना डीप सीटेड होगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा उसके आसपास स्क्रीनिंग भी तो उतनी होगी। आगे चलते हैं। पहली बात आ गई साइज, और दूसरी बात क्या आ गई? दूसरी बात चार्ज। भाई साहब चार्ज करो रे, तो चार्ज भी रुलाएंगे। मोर इज चार्ज, मोर इज फोर्सेस, वो तो वैसे समझ में आता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। चार्जेस ज्यादा तो हाइड्रेशन ज्यादा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया होता कि एक सोडियम 1 पॉजिटिव एक्वस, दूसरा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एक्वस, तीसरा अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव एक्वस, और बोलते आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, तो ये लगा देते ना आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर। समझ में आई कि नहीं? आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ही है, क्योंकि आयन का चार्ज ज्यादा, आयनिक मोबिलिटी, ठीक, आयन का चार्ज ज्यादा भाई, ठीक, जितना आयन का चार्ज ज्यादा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा। तो प्यारे बच्चों ये दो फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज ऑफ आयन और दूसरा साइज ऑफ आयन। इन दो पे ये डिपेंड कर रहा है। हाँ जी जनाब। हाँ तो चार्ज ज्यादा तभी तो उसकी हाइड्रेशन क्या है? ज्यादा है, और हाइड्रेशन ज्यादा तो उसकी आयनिक मोबिलिटी कम है ना? आगे समझ में? एनी डाउट्स? तो बेटा आयन डायपोल फोर्सेस भी समझ में आई। तो आपने मिस्टर वैन डेर वाल्स फोर्सेस की, आयन डायपोल फोर्सेस की, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड का समय तो नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक रनिंग लेक्चर रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा मजा आएगा समझने में, ठीक। तो हम अभी टाइम बहुत है तो हम डिस्कस करेंगे एक आउट ऑफ द ब्लॉक टॉपिक, ठीक। ये तो हो गया, बोलो ये क्लियर हो गया? एक और टॉपिक मैं आपका डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, जो लेटर ऑन डिस्कस करना है, पर क्योंकि टाइम मेरे पास हाफ एन आवर है, तो हाफ एन आवर में मैं वो टॉपिक डिस्कस कर सकता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता, उसको ज्यादा समय लग जाता है। फ्यूल्स कर लो डिस्कस, आई एम देयर। तो फ्यूल कर लो डिस्कस भाई, नहीं पढ़ो आगे, अगली बार पढ़ लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। देखो बेटा एक बात हमेशा समझ के चलना, क्वालिटी वर्क नीड्स टाइम, क्वालिटी वर्क नीड्स टाइम, ठीक। अगर आप ये बोले सर फलां का जी 2 चैप्टर आगे चल रहा है, बेटा उनकी कॉपी भी देखो, तुम्हारे से आधी होनी है ना? तो वैसे भगाना है तो अपन भी भगा सकते हैं, पर क्या इतनी लेंथ ब्रेड्थ में कोई करवाएगा तुम्हारे को? हमें ये भी तो देखना है, हमने +2 ही +1 ही थोड़ी पास करनी है यार। और क्या दोबारा हमारे पास लोग है ना बुद्धू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बुद्धू? कि पहले सिलेबस कर लो, फिर रिवीजन में हम उसके ऊपर चलेंगे। टाइम होता है उतना, +1 का सिलेबस फरवरी तक खत्म हो जाए ना, यही बहुत बड़ी बात होगी। जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट है फरवरी तक +1 का सिलेबस खत्म करना केमिस्ट्री में। बाकी का तो मेरे को पता नहीं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई ऐसा आदमी है जो दिसंबर में खत्म करा के फिर बोलता है जी मैं रिवीजन भी करवा देता हूं, है ना, तो प्यारे बच्चों उसकी कॉपी मिला लो अपनी कॉपी से। अगर 50% भी होगी मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। समझ में आई? क्योंकि क्वालिटी वर्क, अब देखो मैं क्लास में बोलता ही हूं ना लगातार, कभी ऐसा तो नहीं होते जोक सुनाने लग गए आधा आधा घंटा, कभी एट वे टाइम हम कभी मोटिवेशन पे 2 4 5 10 मिनट बात कर लेते हैं, बीच में कभी लाइट माहौल करने के लिए एक आधा हल्का सा 2 मिनट मजाक कर लेते हैं, ठीक। पर कभी ऐसा नहीं होता लंबे लंबे टाइम तक, ड्यूरेशन तक नहीं होता, पूरी पूरी क्लास नहीं अपन खाते उसमें, ठीक। तो भैया पढ़ाता ही बोलता ही हूँ ना, भौंकता ही रहता हूँ तब से लेकर जैसे क्लास में एंटर होता हूँ, और क्लास पूरी 1.5 घंटे से ऊपर होती है तुम्हारी, रिकॉर्डेड है सब कुछ। सो मैं अपनी तरफ से पूरा न्याय करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। चलो बच्चे अपना फ्यूल डिस्कस कर लो ताकि इसमें दिक्कत ना रहे।